हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में झारखंड पात्रता परीक्षा, जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके आधार पर आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं, उसी में आज हम लोग जो पेपर 1, जो सभी विषय के छात्रों के लिए पेपर 1 कॉमन है, उसी में आज हम लोग ये चौथा सेशन कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न, जो सेट एग्जाम या नेट या झारखंड में ही प्रश्न लिए गए हैं, उन आधारित प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। और कुछ नए प्रश्न, चूंकि 2006-7 में आपका पिछला बार जेट एग्जाम हुआ था झारखंड में, अब 17 से 18 वर्ष के बाद हो रहा है। उस समय बिल्कुल सिलेबस अलग था, अभी बिल्कुल नया सिलेबस आ चुका है और नए सिलेबस के आधार पर एग्जाम हो रहा है। तो बहुत सारे छात्रों को इसमें दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए इसमें नए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आज ये चौथा सेशन है, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फटाफट लाइव सेशन में जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध होता है। आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। चलिए इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है आज सुबह से ही। तो सारी जो प्रक्रिया है हमने आपको बता दिया है कि वीडियो के माध्यम से। लाइव सेशन आज 2 बजे दोपहर में हुआ था, हमने सारा चीज डिस्कशन कर दिया है। सबसे पहले आपको, जिनका ओटीआर नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जेपीएससी की वेबसाइट पर नहीं है, उनको क्रिएट करना होगा और फिर जेपीएससी के लिए अप्लाई करना होगा ओटीआर में ही लॉगिन करके। लॉगिन करने के बाद वहां पर कुछ स्टेप्स का पालन करना है, उसके बाद सिंपल कुछ प्रक्रिया है, आपको अप्लाई कर देना है। हाँ, वहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है आपका कास्ट या रेसिडेंशियल, और एग्जाम सेंटर आपको चॉइस करना है। 3 जगह सेंटर होगा इसका, रांची, जमशेदपुर और बोकारो। ये झारखंड पात्रता परीक्षा, इन 3 सेंटर पर एग्जाम लिया जाएगा। तो फॉर्म भरते वक्त आपको प्रेफरेंस देना है, इनमें से 3 में से किसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसीलिए आप फॉर्म भी समय पर जो है भर दीजिएगा, ताकि आपका पसंदीदा जो सेंटर है आपको मिल सके। पता नहीं चलेगा कि फिर पता चला कि दूसरा प्रेफरेंस में या तीसरा प्रेफरेंस में दे दिया। तो पहले जो छात्र फॉर्म भरेंगे, अगर वहां पर फुल हो जाएगा तो दूसरे सेंटर में ध्यान रखिएगा, भेजा जाएगा। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस की रिगार्डिंग, जैसा कि है विश्वकर्मा पूजा स्पेशल जो ये ऑफर है कल तक रहेगा। और इसमें अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो अप टू 40% तक इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। और महिला अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त आपको 500 डिस्काउंट मिलेगा। अभी पेपर 1 और पेपर 2 में अगर हम बात करें तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स प्लस समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी का भी जो है क्लास स्टार्ट हो गया है। तो जो छात्र अभी तक नहीं ज्वाइन किए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए मिनिमम फीस पर, क्योंकि इसमें जो सिलेबस शामिल किया गया है, आपका इंटर से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सिलेबस सारे शामिल किए गए हैं। तो एक चैलेंज हो जाता है कि जो समय है और उसी निर्धारित समय में सभी को अच्छे से पढ़ना भी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, नोट्स भी, टेस्ट भी, हर चीज आपको करना है, और वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और जो छात्र सिर्फ पेपर 1 का लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो 5000 की जगह 2499 पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे अब इसमें कंफ्यूज करते हैं जी, इसमें सर फिर माइनस होगा 500 महिला अभ्यर्थी के लिए। तो नहीं, ये ऑलरेडी आपका ओवरऑल सभी के लिए कर दिया गया है। क्योंकि आप देखिएगा 5000, इसमें 50% तक आपको यहां पर लेस हो जा रहा है। एडमिशन कैसे लेना है, तो यहां पर नंबर दिया हुआ है, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं, जो आपके सामने है। एक बार इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे नए छात्र हैं, जो बहुत सारे छात्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि फॉर्म अप्लाई होगा उसके बाद ही हम तैयारी प्रारंभ करेंगे या सोचेंगे उसके पढ़ने के लेकर। तो फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो फाइनली आपको, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इसमें आपका एग्जाम के लिए 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2, जेट एग्जाम जो होगा।
पेपर 2 जो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जो आपका 43 विषय में इस बार एग्जाम होने वाला है। और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिस सब्जेक्ट में आप एग्जाम दीजिएगा उसी सब्जेक्ट से जो निर्धारित सिलेबस है, जो जेपीएससी जो रेफरेंस के आधार पर बताया यूजीसी नेट वाला, वही आपका इसमें लागू रहेगा। और पेपर 2 में आपका ये जो 50 प्रश्न रहेगा, जो सभी छात्र के, सभी विषय के छात्र के लिए पेपर 1 कॉमन रहेगा। इससे टोटल 50 प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न 2 अंक का, तो मतलब कि 100 अंक का ये परीक्षा होगा। और ये 200 अंक का रहेगा, क्योंकि पेपर 2 में 100 प्रश्न रहता है। अब यहां पर देखिएगा तो जो प्रश्न पूछा जाएगा पेपर 1 में, तो 10 यूनिट से प्रश्न रहेंगे आपका। पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, चौथा है आपका कम्युनिकेशन, पांचवा है आपका रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स, जनरल मैथ्स रहता है, एडवांस नहीं रहता है। और छठा जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, सातवां जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई से प्रश्न रहता है, मीन मोड मीडियम डाटा वगैरह। और आठवां जो है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। और जो नवा है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और 10वां जो है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन। यही 10 यूनिट है और हर एक यूनिट से 5-5 प्रश्न रहेंगे, हर एक यूनिट से 5-5 प्रश्न रहेगा और 10-10 मार्क्स का हर एक यूनिट से प्रश्न पूछा जाएगा, तो टोटल 100 मार्क्स का 50 प्रश्न। और ये आपका स्कोरिंग रहता है। बहुत सारे छात्र देखिएगा पेपर 1 में अच्छा नहीं कर पाते हैं, उसका कारण रहता है कि सही से इस पर समय नहीं दे पाते हैं। पेपर 2 में तो बहुत सारे छात्र, क्योंकि जो इंटर से आप पढ़ते हैं पीजी तक, तो बहुत सारे छात्र जो हैं कुछ सब्जेक्ट बिना पढ़े भी अच्छे अंक ला लेते हैं, और बहुत सारे छात्र इसमें मेहनत करके भी पेपर 2 में अच्छे अंक ला लेते हैं। पेपर 1 में ज्यादा समस्या भी होती है, क्योंकि बहुत सारे छात्र के लिए टॉपिक जो होगा वो बिल्कुल नया होगा। इसीलिए प्रारंभ से, चूंकि ये मेरिट में काउंट होगा, ये मार्क्स जुड़ेगा, तो इसीलिए प्रारंभ से ही अच्छे समय देना पड़ता है, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर कम से कम इसमें आप 35 से 40 सही कर लेते हैं, जो कि बहुत हाईएस्ट स्कोर रहता है, तो आपके लिए पर्याप्त हो जाता है। और पेपर 2 तो अपना सब्जेक्ट है, उसमें बेहतर आपको करना ही है। क्लियर है? अब चलिए इसमें जो एमसीक्यू बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, आज भी हम लोग नए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। जो आपके सामने पहला प्रश्न आज के सेशन का है, ये 41 से स्टार्ट हो रहा है। पिछला चूंकि थर्ड जो सेशन था वो 40 पर हमने खत्म किया था। पहले और दूसरे सेशन में भी बहुत सारे प्रश्न हुए थे। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये भारत में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन से संबंधित, उनका एक रैंकिंग जारी करता है। में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? पढ़ना और पढ़ाना, अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास, आउटरीच एवं इंक्लूसिविटी, और डी उपरोक्त सभी। तो उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। कुछ आप लोग के प्रश्न भी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग, गुड इवनिंग। इंग्लिश का भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। पेपर 2 में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट के स्टार्ट हुए हैं। तो बहुत बढ़िया, आप लोग सब कैसे हैं? अच्छे से तैयारी कीजिए अभी से ही। गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, 2 सब्जेक्ट में कोई छात्र, किन्हीं के पास डुअल डिग्री है, एमए किसी ने, या फिर जो अपना पीजी है जो 2 सब्जेक्ट से किया है। कुछ लोग सोशियोलॉजी से भी किए हुए हैं और कुछ हिस्ट्री से भी किए हैं। किसी का आपका एमबीए भी है तो ये मैनेजमेंट से अप्लाई करेंगे, किन्हीं का कॉमर्स से भी है। कोई एमबीए भी किया है 2 साल का, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। कॉमर्स एमकॉम भी किए हुए हैं, तो एक एमबीए मैनेजमेंट हो गया, और कॉमर्स आपका जो आपका एमकॉम के आधार पर वो अप्लाई करेंगे कॉमर्स सेक्शन में, और ये मैनेजमेंट में अप्लाई करेंगे। तो 2 सब्जेक्ट में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 1, तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का जो जारी किया जाता है उसमें हर चीज शामिल किया जाता है, ताकि अच्छे से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रधानता मिल सके, उनको अच्छी रैंकिंग मिल सके। इसमें पढ़ना, पढ़ाना, अनुसंधान, आउटरीच, इन सभी को शामिल किया जाता है। इसलिए राइट आंसर यहां पर डी होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण है क्यों? पहला, अपशिष्ट निपटान हेतु, दूसरा जैव विविधता संरक्षण हेतु, तीसरा है ओजोन परत के ह्रास की जानकारी
एवं प्रभाव संबंधी जानकारी हेतु, और चौथा है उपरोक्त सभी। आज की डेट में हर एक बच्चे, चाहे आपका कोई भी फील्ड है, इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिएगा बहुत ही निचले क्लास से ही, स्कूली लेवल से ही इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, जो हायर स्टडीज में भी पढ़ाए जाते हैं। क्लियर है? तो आखिर ये क्यों जानना जरूरी है हर किसी के लिए? 4 ऑप्शन है, उत्तर दीजिए सभी कोई। बिल्कुल 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया है। सभी छात्र उत्तर कमेंट करें और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। पर्यावरणीय शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? और बिल्कुल यहां पर पर्यावरणीय शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम, चूंकि अब से सबसे ज्यादा जो इन्वायरमेंट पर ही असर हो रहा है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, अपशिष्ट हो, उससे नुकसान है। आज देखिएगा तो भारत में अधिकतर नदियां जो है प्रदूषित हो चुकी है। झारखंड में भी देखिएगा जो सबसे बड़ी नदी है दामोदर नदी, सबसे प्रदूषित नदी है। तो इन सब से बचाव जरूरी है, इनसे सबसे जागरूकता जरूरी है, जानकारी जरूरी है। इसीलिए तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन लग रहा है, अपशिष्ट निपटान हेतु, जैव विविधता संरक्षण, ओजोन परत के ह्रास की जानकारी, ये सभी जरूरी है। इसीलिए पर्यावरण शिक्षा जरूरी है, इसीलिए राइट आंसर डी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 43। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या है जो इन्वायरमेंटल इशू है? बहुत सारे छात्र शुरू से बोल रहे हैं, और हमने बताया भी है कि इंग्लिश में भी रहेगा आपका प्रश्न, जो यूट्यूब पर हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर जो सेशन में चलेगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेगा पेपर 1 का। तो अभी लेकिन थोड़ा टाइपिंग ही हो रहा है हिंदी में ही। हम कोशिश करेंगे कि अगला जो क्लास होगा उसमें इंग्लिश में भी रहे। जब ये पीडीएफ आपको मिलेगा इंग्लिश में भी रहेगा, तो इंग्लिश वाले छात्र के लिए दिक्कत ना हो, ये सारी चीज हम रखेंगे। तो पर्यावरणीय समस्या मतलब कि जो इन्वायरमेंटल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, इनमें से कौन सा होगा? पहला प्रदूषण का स्तर बढ़ना, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होना, और तीसरा है जैव विविधता का हानि होना। अच्छे से स्टेटमेंट को देखिएगा, यही हड़बड़ी करते हैं बहुत सारे छात्र और गलत करके आ जाते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो जो इसमें ऑप्शन है पर्यावरणीय समस्या, इसमें से क्या है? तो प्रदूषण का बढ़ना, पॉल्यूशन जितना ज्यादा होगा पर्यावरण समस्या गंभीर होगी। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होना, ग्लोबल वार्मिंग भी एक जो है इशू है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे क्या होगा? नुकसान है। लेकिन अब ये कम हो रहा है, तो क्या ये नुकसान है? कम हो रहा है, यहां पर ध्यान रखिएगा। ये हमने बताया कि जो स्टूडेंट जो है केयरफुली प्रश्न को नहीं पढ़ेगा गलत करके आएगा, जानते हुए गलत करके आएगा। ये तो जो क्लास जो 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां में भी कोई स्टूडेंट है वो भी इसका उत्तर दे सकता है, लेकिन ये आपसे पूछा जा रहा है तो केयरफुली तो उत्तर देना पड़ेगा ताकि गलत ना हो। तो ये पर्यावरणीय समस्या दूसरा पॉइंट नहीं है। जैव विविधता का हानि होना ये पर्यावरणीय समस्या है, तो पहला और तीसरा पर्यावरणीय समस्या है, दूसरा नहीं है। इसलिए राइट आंसर 1 और 3 मतलब कि सी उत्तर होगा। क्लियर है सभी को? अगले प्रश्न में चलते हैं 44। भारत सरकार ने किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरणीय चिंताओं को संविधान में समाहित किया है? जो पर्यावरणीय चिंता है, जो इन्वायरमेंटल इशू है, उनको शामिल किया है जो भारतीय संविधान में संशोधन के तहत 42वां 44वां 52वां या 86वां 86। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई, और सभी कोई जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये भी फैक्ट के आधार पर है, और बिल्कुल यहां पर राइट आंसर जो होगा इसका वो ए होगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है? राइट आंसर इसका ए। अगला है 45। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया कि स्नातक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा पाठ्यक्रम आवश्यक होनी चाहिए? मतलब उसको शामिल करना स्नातक स्तर पर मैंडेटरी है। तो ये किस वर्ष ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया था?
सुप्रीम निर्णय? 90 में, 1990 में, 1991, 1994 या 2002 में? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं और इसका सही उत्तर बिल्कुल आप सबका आ रहा है, वो राइट आंसर यहां पर होगा बी। 1991 में जो ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि पर्यावरणीय शिक्षा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है ग्रेजुएट लेवल पर हर बच्चे को पढ़ाया जाए, चाहे उनका कोई भी स्ट्रीम रहा हो। अगला है, निम्न में से कौन सी शिक्षण संस्थान पर्यावरणीय शिक्षा उच्च स्तर पर प्रदान कर रही है? पहला, भारतीय तकनीकी संस्थान आईआईटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ क्लोनिंग एंड एग्रीकल्चर, और डी उपयुक्त सभी। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से आपको कौन सा शिक्षण संस्थान है जहां पर पर्यावरणीय शिक्षा जो है उच्च स्तर पर हायर लेवल पर हायर एजुकेशन में दिया जाता है, और इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल डी। क्योंकि आईआईटी की बात करें या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल आर्किटेक्चर की बात करें या क्लोनिंग एंड एग्रीकल्चर की बात करें, इन सभी में इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है दिया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो डी होगा। अगला है दूरस्थ शिक्षा। अभी इंडिया में देखिएगा या फिर बहुत जगह जो है डिस्टेंस एजुकेशन का बहुत ज्यादा चलन है। क्लियर है? तो डिस्टेंस एजुकेशन से भी एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न तो मिनिमम रहता ही है। चलिए देखते हैं, निम्न में से दूरस्थ शिक्षा के क्या लाभ हैं? पहला, कौशल विकास की वृद्धि। दूसरा, लर्निंग टू वी शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और तीसरा है ए और बी दोनों। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन, घर बैठे आप बहुत सारे विभिन्न जो डिग्री कोर्सेज होते हैं आप घर बैठे कर सकते हैं। उसमें आपको एक निश्चित यूनिवर्सिटी या कॉलेज का निर्धारण करना पड़ता है, और वहां पर जो एग्जामिनेशन है उनके पैटर्न को समझना, और उनको फिर एग्जामिनेशन वगैरह टाइम टू टाइम देना पड़ता है एक सेंटर पर। इससे बेनिफिट क्या है कि बहुत सारे छात्र जो हैं बहुत दूर दराज इलाके में या फिर जो मेन शहर में या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में अपने डिग्री को पूरा नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं, तो अपना घर बैठे ही बहुत सारे पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। साथ में अन्य जॉब काम भी, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में कॉलेज वगैरह की समस्या नहीं रहती है, रेगुलर तो बेसिस ये नहीं है, तो इसीलिए आपका अन्य जॉब वगैरह अन्य काम भी साथ साथ किया जा सकता है। खासकर महिलाओं के लिए भी है, अपने घर संभालने के साथ ही अपने पढ़ाई भी या फिर अन्य जॉब भी कर रही हैं तो अपने पढ़ाई को भी आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे बेनिफिट इसमें होते हैं। और ये दो दिया हुआ है, कौशल विकास की वृद्धि और ये शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है लर्निंग के लिए, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, तो इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा। अगला है 48 है, निम्न में से कौन दूरस्थ शिक्षा के सिद्धांतों में शामिल है? जो डिस्टेंस एजुकेशन जो थ्योरी है इनमें से कौन सा शामिल किया जाता है? पहला, सक्रिय अधिगम का सिद्धांत। दूसरा, समाजीकरण का सिद्धांत। और तीसरा है अधिकतम प्रेरणा तकनीकी के प्रयोग का सिद्धांत। अब आपको बताना है ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चौथा ये सभी है। उत्तर कमेंट करेंगे सभी कोई, और जहां भी कोई डाउट है पूछ लीजिएगा।
डी ऑप्शन दिख रहा है ना, उपरोक्त सभी, मतलब कि ये सभी, मतलब कि तीनों ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं, और इसका बिल्कुल सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो डी होगा, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में सक्रिय अधिगम का जो सिद्धांत है, एक एक्टिव लर्निंग की कैपेसिटी जो है इसमें डेवलप होती है। साथ ही इसमें सोशलाइजेशन का भी सिद्धांत, क्योंकि इसमें समाज के हर एक वर्ग को शिक्षित करने की बात उठती है। साथ ही इसमें अधिकतम प्रेरणा तकनीकी जो है उसका उपयोग किया जाता है इस सिद्धांत के तहत। तो ये तीनों चीजें शामिल होती है डिस्टेंस एजुकेशन में, तीनों सिद्धांत, इसीलिए राइट आंसर डी होगा। ये सभी मतलब कि 1 2 3। अगला है 49, निम्न में से कौन दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के साधन नहीं है? इनमें से कौन सा मेथड शामिल नहीं होता है? पहला है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूसरा है पत्राचार शिक्षा, तीसरा है खुला या मुक्त विश्वविद्यालय, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। साधन नहीं है वो बताना है। प्रश्न को समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये सब जो असिस्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम भले ही हम लोग को लगता है कि एक सिंपल सा एग्जाम हो रहा है पेपर 1 और पेपर 2 का, लेकिन इसमें आपको पता है कि यूजीसी नेट में हर साल 10 लाख से ज्यादा छात्र जो है फॉर्म भरते हैं, और बहुत सारे छात्र, लाखों छात्र जो एग्जाम देते हैं, 10 लाख के लगभग, और उसमें कुछ ही परसेंट जो है एग्जाम पास होते हैं। आप अगर जेट की बात करें तो इसमें भी कम से कम देखिएगा 2 से 3 लाख से ज्यादा फॉर्म जाएंगे कम से कम में। कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, प्रश्न का लेवल बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि हार्ड है, बहुत ज्यादा टिपिकल देता है। जो भी देगा आपका सामान्य स्तर देगा, सामान्य रहेगा तो सभी के लिए सामान्य रहेगा, ज्यादातर मॉडरेट प्लस इसमें आएंगे। डिफिकल्ट लेवल बहुत ही कम रहते हैं और मीडियम लेवल भी बहुत कम रहेंगे। इसलिए आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना सही करते हैं, और जितना दूसरे छात्र के मुकाबले आप ज्यादा प्रश्न सही करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस उतना ही ज्यादा रहेंगे। और बिल्कुल यहाँ पर जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो डी होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन के ये तीनों माध्यम हैं, तीनों साधन हैं जिसके माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन दिया जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो पूछा गया साधन इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए तीनों साधन है, तो मतलब कि उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर डी। क्योंकि सेवारत जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसके माध्यम से ट्रेनिंग, पत्राचार शिक्षा के माध्यम से जो, और फिर जो ओपन यूनिवर्सिटीज होते हैं वो भी शिक्षण देने का काम करते हैं, तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा परिषद ने वर्ष 2002 में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के लिए अर्जुन सी केंद्र की स्थापना की निम्नलिखित में से यह कौन सा विद्यालय है? पहला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उस्मानिया विश्वविद्यालय, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। अर्जुन सी केंद्र, और ये सेशन यहां पर डेली चलती है, और थोड़ा टाइमिंग ओवरलैप हो जा रहा था तो इसीलिए कभी 6 बजे कभी 7 बजे क्लासेस होती थी। तो अब आप लोग का यूट्यूब पर जो सेशन होगा ये फिक्स कर दिया गया है, ये फिक्स रहेगा आपका, जो कि शाम में 6 बजे से होगा, 6 PM से ये आपका डेली बेसिस पर चलेगा। पेपर 1 जेट एग्जाम के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा आपका। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। यहां पर पूछा गया था कि दूरस्थ शिक्षा जो परिषद है 2002 में जो है आपका दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के लिए अर्जुन सी केंद्र स्थापित किया था, और वो कौन सा विद्यालय था जहां ये केंद्र स्थापित हुआ था? वो इसका सही उत्तर होगा यहां पर बी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगला है 51, दूरस्थ शिक्षा छात्र अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया होती है, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, कभी एक पक्षीय तो कभी द्विपक्षीय, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है ना, टीचर और स्टूडेंट के बीच का, चूंकि एजुकेशन का मतलब क्या है, टीचिंग का मतलब क्या होता है,
टीचिंग जो कराया जाता है, शिक्षण, उसमें स्टूडेंट और लर्नर जो टीचर जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। टीचर सिखाता है, स्टूडेंट सीखते हैं। अध्ययन प्राप्त कौन करता है? लर्नर, जो छात्र होते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में यही एक समस्या होती है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में टीचर्स और लर्नर्स साथ नहीं मिल पाते हैं। उसी के आधार पर आपको यहां पर उत्तर कमेंट करना है। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। जो यहां पर प्रश्न पूछा गया था उस आधार पर अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर वो डी होगा। क्योंकि यहां पर देखिएगा जो पूछा गया है प्रश्न यहां पर कि दूरस्थ शिक्षा छात्र अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया होती है, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, कभी एक पक्षीय या फिर द्विपक्षीय। तो ऐसा इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है, डिस्टेंस एजुकेशन में स्टडी मटेरियल के माध्यम से जो है छात्र या फिर अन्य अपने बुक्स वगैरह होते हैं उसके माध्यम से जो है छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें छात्र और टीचर्स के बीच में कॉम्बिनेशन देखने को ही नहीं मिलता है। आप मान लीजिए इग्नू से कर रहे हैं तो कभी, अब इग्नू में कौन टीचर है तो पता भी नहीं चलता। हम लोग सेंटर पर जाते हैं, मान लीजिए आपने सेंटर का चयन किया रांची, रांची में कोई एक शिक्षण संस्थान जहां पर इग्नू का सेंटर है, आपने उसको किया, या फिर इग्नू का जो ऑफिस है उसने किया, तो सिर्फ आपको एडमिट कार्ड लेने जाना है, एग्जाम देना है। एग्जाम देने के लिए कोई जो स्कूल कॉलेज होता है वहां पर जाकर देना पड़ता है और एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाता है। टीचर से कोई संबंध ही नहीं रहता है, इसलिए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? वो डी होगा। अगला है, भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए रेडियो का प्रयोग किया गया कब? 1946 में, 1956 में, 1966 में या फिर 1976 में? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। फिफ्टी का आंसर पूछ रहे हैं। 50 का आंसर जो था आपका ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। और 50 का उत्तर कमेंट कीजिए। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। रेडियो पर प्रसारण जो है डिस्टेंस एजुकेशन के रिगार्डिंग पहली बार कब हुआ था? दूरस्थ शिक्षा के लिए। और बिल्कुल यहां पर राइट आंसर इसका जो होगा वो ए होगा, 1946 में। अगला है 53, भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए टीवी का प्रयोग किया गया कब पहली बार? 4 ऑप्शन दिया हुआ। डेट, ये सब फैक्ट वाला है, इसको याद रखना पड़ेगा। याद है तो उत्तर देंगे, याद नहीं है तो उत्तर नहीं दे सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है, ना आपका पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग है, ना ही पेपर 2 में। जो आपका 50 प्रश्न प्लस 100 प्रश्न रहेगा आपका पेपर 2 में, 150 प्रश्न रहेगा दोनों पेपर में। इसके लिए आपको 180 मिनट आपको दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। 150 प्रश्न 100, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर 1 और पेपर 2 में। चूंकि पेपर 1 में बहुत सारे मैथमेटिकल पोर्शन भी है, डीआई की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, या फिर हम बात करें रीजनिंग जिसमें कि इंक्लूडिंग मैथ्स है, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब ये टाइम कंज्यूमिंग है तो इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी टाइम बच पाता है। क्योंकि दोनों पेपर के लिए आपको यहाँ पर 180 मिनट और दोनों पेपर मिलाकर आपको 150 प्रश्न रहेगा। और ये टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा सही से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस तभी हो पाएगा जब स्टडी करेंगे। थ्योरी पढ़ेंगे ही नहीं तो स्टडी कहां से हो पाएगा? इसलिए आपको अच्छे से स्टडी करते रहना है। और इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर जो है 1959, बिल्कुल जो सही है। कुछ छात्र का अलग अलग उत्तर भी है, लेकिन इसका सही उत्तर 1959 होगा, जो है टीवी का प्रयोग किया गया था दूरस्थ शिक्षा के लिए। अगला है, भारत में पत्राचार शिक्षण
उससे संबंधित यहां पर कुछ प्रश्न हैं। भारत में पत्राचार शिक्षा के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में सर्वप्रथम दिल्ली में पत्राचार वर्ष 1965 में प्रारंभ हुआ। दूसरा ऑप्शन है, माध्यमिक स्तर पर सर्वप्रथम 1965 में पत्राचार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और तीसरा है, वर्तमान में देश के 45 विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। सभी उत्तर कमेंट करेंगे। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। स्टेटमेंट टाइप का है और लेकिन ज्यादा फैक्ट है इसमें। जो पहला ऑप्शन ही मतलब पहला जो कथन है यहां पर देखिएगा तो पूछा गया है 3 स्टेटमेंट बताना है आपको कौन सा इसमें सही है तीनों में से। पहला जो है, भारत में सर्वप्रथम दिल्ली में पत्राचार जो है 1965 में प्रारंभ हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है, माध्यमिक स्तर पर सर्वप्रथम 1965 में पत्राचार प्रारंभ हुआ, ये बिल्कुल सही है। और वर्तमान में 45 विश्वविद्यालय पत्राचार जो है पाठ्यक्रम संचालित है। तो दूसरा और तीसरा जो है सही है, लेकिन पहला जो है आपका गलत है, इसलिए राइट आंसर यहां पर जो क्या होगा, बी। तो इसमें नोट कर लीजिएगा जो नया फैक्ट हमने पहले ही आपको बताया, जो न्यू फैक्ट आपको मिलते हैं, न्यू फैक्ट आपको मिलते हैं, आपको नोट कर लेना है और रिवीजन भी करना है और एग्जाम से पहले देख के जाना है। प्रैक्टिस करने का फायदा तो उठाना है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक स्तर पर पत्राचार शिक्षण पाठ्यक्रम जो है प्रारंभ किया था। पहला राजस्थान शिक्षा बोर्ड, बिहार शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। सभी छात्र उत्तर अपना कमेंट कीजिए। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं और इसका सही उत्तर यहां पर बिल्कुल होगा, वो होगा सी। मध्य प्रदेश जो है शिक्षा बोर्ड जो है वहां पर पहली बार जो है आपका पत्राचार जो शिक्षण पाठ्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर यहां पर सी होगा, वो भी माध्यमिक स्तर पर, ध्यान रखिएगा। अगला है 56, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, वर्तमान समय में देश के 45 विद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम लागू है। दूसरा है, वर्तमान में पत्राचार पाठ्यक्रम सुविधा क्षेत्रीय महाविद्यालय में भी उपलब्ध है। और तीसरा है, पश्चिम बंगाल में यह पाठ्यक्रम 20 वर्ष से अधिक आयु के बालिकों के लिए उपलब्ध है। और चौथा है, उपरोक्त सभी। इसमें से कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न सॉल्व किया था उसमें मिलेगा, और कुछ नए स्टेटमेंट है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई, और जहां पर भी आपको डाउट है पूछ लीजिएगा कि क्वेश्चन कहां से लाते हैं। जो सिलेबस है उसमें आपको मिलेगा, ये सब पढ़िएगा, आपको सिलेबस में मिल जाएगा। देखिए एग्जाम जो होता है भले ही सिलेबस, जेपीएससी ने बोल दिया है कि जो सिलेबस जो है आपका यूजीसी के द्वारा जो निर्धारित है वही सिलेबस लागू होगा। तो अब जरूरी नहीं कि उस सिलेबस का उपयोग दूसरे स्टेट वाले भी कर रहे हैं, उसी सिलेबस का उपयोग नेट में भी किया जा रहा है, उसी सिलेबस का उपयोग जो है अलग अलग स्लेट एग्जाम में भी किया जा रहा है। तो लेकिन प्रश्न पूछे जाने के तरीके तो एक जैसे नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और जरूरी नहीं कि एक प्रश्न जो उस नेट या स्टेट में पूछा गया, बिहार में पूछा गया, यूपी में पूछा गया, वही झारखंड में पूछा जाएगा सब एग्जाम के। लेकिन सब सिलेबस के विधि में आएगा, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट होगा, अदरवाइज फिर सोचते रह जाएंगे, फिर अगला बार फिर 15 साल और 17 साल प्रतीक्षा कीजिए। इस बार एग्जाम जो ही आया है जल्द एग्जाम होगा, इसलिए तैयारी अच्छे से कीजिए। और यहां पर जो सही उत्तर होगा यहां पर वो डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर डी, क्योंकि
ए, बी और सी तीनों आपका सही है। अगला है भारत में किस वर्ष सर्वप्रथम पत्राचार कार्यक्रम का प्रारंभ जो है माध्यमिक स्तर पर हुआ है? 1962, 65, 70 या फिर 72? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। जो नहीं जान रहे हैं तो गलत हो सकता है, लेकिन जो जान रहे हैं, जो जान चुके, जो पढ़ चुके हैं, उसको तो सही करना होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें सीधा सा उत्तर हो गया क्या? 65, 1965 में। राइट आंसर यहां पर बी होगा। अगला है मुक्त विश्वविद्यालय से प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से मुक्त विद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली सरकार को, आंध्र सरकार, पंजाब सरकार या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? आप लोग उत्तर दे सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले के आधार पर। सभी छात्र अपना उत्तर कमेंट करें। और ये सेशन यहाँ पर डेली बेसिस पर होती है शाम में, तो सभी छात्र जुड़िए ताकि आपकी तैयारी को नई दिशा मिल सके। और जो पेड बैच है जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2, इसके अलावा उसमें प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फिर फुल मॉक टेस्ट, इसके अलावा उसमें स्टडी मटेरियल सारे टॉपिक वाइज यूनिट 1 और यूनिट 2 के मिलेंगे। और इसमें स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, जो कि विश्वकर्मा पूजा का कल तक ये ऑफर है, 40% डिस्काउंट, और महिलाओं के लिए 500 रुपये आपको अतिरिक्त छूट। और पेपर 1 में तो अभी आपका 50% तक आपका डिस्काउंट है, टोटल 5000 है, तो उसमें आपको 2499 आपका पेपर 1 का लग रहा है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्र भारत, मतलब कि पहली बार जो है आपका मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये आंध्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो बी होगा। अगला है, मुक्त विश्वविद्यालय की एक प्रमुख विशेषता होती है क्या? पहला, निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था, बी, विद्यालय परिसर में आवास की व्यवस्था, सी है वैचारिक मुक्ति, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर कमेंट कीजिए। उत्तर सभी छात्र कमेंट कीजिए, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। इसमें यह पूछा गया है कि मुक्त विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी होते हैं उनकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इसका सही उत्तर बिल्कुल यहां पर जो होगा वो सी होगा। आवास की व्यवस्था नहीं होती है, निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था ऐसा भी नहीं होता है। वैचारिक मुक्ति, वैचारिक मुक्ति का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज करेंगे। वैचारिक मुक्ति का हुआ कि किसी भी तरह की तनाव, टेंशन या फिर किसी तरह का अन्य जो बाधाएं उत्पन्न होती है वो कम हो जाता है। वैचारिक मुक्ति होती है, अपने मन पर डिपेंड करना, कब पढ़ाई करना है, कब क्या करना है, शेड्यूल तैयार करना है, एक एग्जाम डेट आएगा उसके अनुसार आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें स्वतंत्र रहती है, स्वतंत्रता रहती है इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं वैचारिक मुक्ति। राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा। अगला है 60, निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त विश्वविद्यालय की अनुदेशन विधि है? पहला सैटेलाइट विधि, कंप्यूटर विधि, स्वतः अनुदेशन सामग्री विधि, या फिर डी उपरोक्त सभी? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। अनुदेशन विधि, इसमें जो कराया जाता है, जो मेथड का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? और बिल्कुल इसमें जो तीनों दिख रहा है बिल्कुल तीनों है, सैटेलाइट के माध्यम से, कंप्यूटर और स्वतः अनुदेशन सामग्री जो स्टडी मटेरियल या जो मेथड होता है उसका उपयोग करके। इसीलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने कब से कार्य प्रारंभ किया?
सबके नाम सुना होगा इग्नू। कब से कार्य प्रारंभ किया? 1947, 1969, 87 या फिर 1997? ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें तो जो इग्नू था उसका स्थापना जो था 1985 में हुआ था, लेकिन इसकी जो शैक्षणिक जो सत्र जो प्रारंभ हुआ था 1987 से प्रारंभ हुआ था कार्य। यहां पर पूछा जो गया है कि कब से कार्य प्रारंभ हुआ था, तो 1987 लिखिएगा, न कि 1985। यह स्थापना डेट ध्यान रखिएगा, यह स्थापित हुआ था और ये प्रारंभ हुआ। तो यहां पर जो पूछा गया था कब से कार्य प्रारंभ किया, तो 1987, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कब खुला? ए, बी, सी और डी। 1945, 1965, 1985 या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर तो पता है, दीजिए सभी, कोई कमेंट कीजिए। 1985 होगा, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कब खुला, तो ये 1985 में खुला था। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा, 85। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहां खोला गया था पहली बार, मतलब कि कहां पर ये ओपन हुआ है? हेडक्वार्टर क्या है, मुख्यालय कहां है बोल सकते हैं? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो ये तो सभी को पता होगा कहां पर है इग्नू। इग्नू के सेंटर बहुत सारे हैं, पूरे देश भर में है, लेकिन ये कहां खुला था वो पूछा गया है। और सभी छात्र उत्तर अपना कमेंट करें, क्योंकि जो भी आपको पता है उत्तर कमेंट करेंगे तभी हम उन चीजों के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पढ़ा हुआ चीज कभी व्यर्थ भी नहीं जाता है, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, रिजल्ट होगा, और कंटिन्यूटी बनाकर रखना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दिए। इसका सही उत्तर होगा यहां पर क्या, नई दिल्ली में खुला था, राइट आंसर ये। अगला है 64, किस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पंजीकरण किया गया? प्रगति अधिनियम, संस्कृति विकास अधिनियम या फिर सोसाइटी अधिनियम? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसका स्थापना किया गया तो किस अधिनियम के तहत? जैसे भारत में देखिएगा ना, अधिकतर जो एक अनुसंधान क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र का, या फिर जो सोसाइटी या फिर देश के लिए शिक्षा के या फिर अन्य केंद्र के रूप में स्थापित होते हैं, वो सोसाइटीज एक्ट के तहत। अभी तो बहुत सारे अब कंपनी अधिनियम और बहुत सारे अभी एक्ट आ गए हैं, उसी के तहत स्थापित होते हैं। ये सोसाइटी एक्ट के तहत स्थापित हुआ था, सोसाइटी अधिनियम, राइट आंसर डी होगा। अगला है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? यूजीसी नेट 2012 में प्रश्न ये पूछा गया था। अब 12 का बहुत सारे छात्र एग्जाम भी नहीं दिए होंगे आप में से, क्योंकि ये 12 का है। जब सीबीएसई एग्जाम लेते थे, अभी कौन एग्जाम लेता है नेट का? एनटीए लेता है। और ये एग्जाम कौन लिया होगा? सीबीएसई। तो एनसीटी, एनसीटी क्या करता है, जो देश भर के जो टीचर ट्रेनिंग जो सेंटर हैं, जैसे बीएड और अन्य संस्थान, मान्यता उनको देने का काम करता है, बीएड जैसे संस्थानों को। तो वही पूछा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय इनके कितने हैं, 4, 5, 6, 8? उत्तर कमेंट कीजिए सभी को। वही फैक्ट आधारित है।
ओके, चलिए इस पे डिस्कशन करते हैं और इसका सही उत्तर जो बिल्कुल आ रहा है आप सभी का, एनसीटी के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं टोटल 4 कार्यालय हैं। अगला है शिक्षा से संबंधित नीतियों पर प्रश्न। भारत में देखिएगा तो बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसीज हैं। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी 2021 में आई, वही पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया, क्लियर है। अब 1 साल का बीएड करेंगे, जो 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे वो 1 साल का बीएड कर सकते हैं। जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे उनको पीजी करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 साल वाले कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, उनको पीएचडी करना ही होगा। इस तरह बहुत बदलाव हुए हैं, उनसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर जितने भी जो एजुकेशन पॉलिसीज आए हैं, नीतियां आई हैं, उन सभी पर प्रश्न एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला यहाँ जो आज का सेशन का 66 प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में आया था के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कोठारी आयोग 1964 और जो 66 में था की सिफारिशों पर आधारित थे। दूसरा है इसमें शिक्षा के सभी मानकों को सभी स्तर पर बढ़ाने पर बल दिया गया। और तीसरा है इसमें शिक्षण का अनुसंधान पर जोर दिया गया। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सर कमेंट कीजिए सभी कोई। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो आया था, पहला जो कथन है कि कोठारी आयोग के कोठारी आयोग की सिफारिश पर आया था, बिल्कुल ये सही है। और ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से 1-2 प्रश्न कम से कम आएगा ही आपका, निश्चित है। तो पहला बिल्कुल सही है। सभी मानकों पर, मतलब सभी मानकों को सभी स्तर पर जो है बढ़ाने पर बल दिया गया, ये भी सही है। इसमें शिक्षण एवं अनुसंधान पर जोर दिया गया, ज्यादा से ज्यादा टीचिंग मेथड और रिसर्च पर ज्यादा जोर दिया गया, जो नई शिक्षा नीति मतलब 68 की थी। ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ए बी सी डी डी होगा, ये सभी क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, और है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के किस पक्ष पर बल दिया गया। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, मूल्यों पर आधारित शिक्षा, आधुनिक एवं व्यावसायिक शिक्षा और डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मनीषा का एक प्रश्न है, सर सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है जिसमें कि 18 से 19,000 व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं। वहां पर बहुत सारे छात्र ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा वीडियो सेक्शन में, हमारे इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कुछ वीडियो सेक्शन में शॉर्ट्स एक लाइव है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो वहां पर आपको पेपर 1 के पूरे डिटेल में सिलेबस मिल जाएंगे। आज हमने पहला क्लास भी, मतलब आज पहला क्लास भी जितने लेते हैं हम सब में यूनिट वगैरह बताते जाते हैं, आपको वहां पर सब मिलेगा। नहीं, कोठारी आयोग इंदिरा गांधी के समय क्यों कैसे बनेगा, क्योंकि इनका जो सेशन था 64 से 66 था, उस समय तो नहीं थे। चलिए इसमें अब डिस्कस करते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 था, और इसमें अगर हम बात करें तो शिक्षा के ये तीनों क्षेत्र पर, कल्चरल, ऐसी शिक्षा हो जहां पर सांस्कृतिक चीजों का समावेश हो, वैल्यू एजुकेशन, मानवता जैसी चीजें, नैतिकता जैसी चीजें भी शामिल हो, आधुनिक और व्यावसायिक शिक्षा भी बल दिया जाए, ये चीजें तीनों शामिल थी, इसलिए राइट आंसर डी।
अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक पहला है, इसके अंतर्गत शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच पर बल दिया गया, यूनिवर्सल, हर क्षेत्र का हर नॉलेज बच्चों को कम से कम मिले। क्लियर है? मतलब हर तरह की पढ़ाई एक ही बच्चों को नहीं किया जाए, लेकिन हाँ सार्वभौमिक स्तर पर बल मिले, यूनिवर्सल, जो कि हर मापदंड पर खरे उतरे। बी, शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण पर जोर, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों पर आधारित शिक्षा। सॉरी, ये तीसरा ऑप्शन यहां पर है, तो बी है शिक्षा के आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण, और तीसरा है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्य आधारित शिक्षा, और तीसरा है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आसानी से उत्तर दे सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया।
हेलो हेलो, अभी साउंड क्लियर है सभी को? साउंड सभी को अभी क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, चलिए हम लोग सेशन को अब कंटिन्यू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 70 तक आ रहा था, 69 में आया था ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो जाना जाता है 1992 के जो राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम था, राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति थी, उसी को जाना जाता है 1992 का। ये उन परिस्थितियों में आया था जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। भारत में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे, तो शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार किया गया था। एजुकेशन रिफॉर्म्स 90 के दशक में, 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे, एलपीजी की अवधारणा आई थी। तो देखिएगा तो बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा महत्व दिया गया था। क्लियर है? तो उसी को, ये जो नीति थी उसी को कहा जाता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। राइट आंसर इसका ये होगा। अगला प्रश्न है 70। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि सुमिलित करना, इसमें मतलब इसमें से कौन सा सही मिलान है। मिलान करना नहीं है, आपको बताना इनमें से कौन सा सही मिलान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया है। यहाँ मिलान नहीं करना है, आपको बताना है इनमें से कौन सा मिलान सही है। अगर सिर्फ पहला सही है तो ए ऑप्शन सही होगा, दूसरा और तीसरा वो मिलान सही है, 1 और 3 सही है तो सी होगा, सारे मिलान सही है तो डी होगा। तो चेक कीजिए। और चलिए अब इसमें मिलान करते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी उसमें 1968 में अगर हम बात करें तो इसमें उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना पर ज्यादा बल दिया गया था। तो पहला मिलान बिल्कुल सही है। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसमें डिस्टेंस एजुकेशन पर ज्यादा बल दिया गया था, यह भी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, इसमें तकनीकी शिक्षा जो टेक्निकल एजुकेशन उस पर ज्यादा बल दिया गया था, तो यह भी सही है। इसके अलावा एक सामान्य परीक्षा कराने पर बल दिया गया था, जो भी टेक्निकल जो शिक्षा होगा उसके लिए एक सामान्य परीक्षा लिया जाए, उस पर ज्यादा बल दिया गया था। ये बिल्कुल तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। क्लियर है? अगला है 71। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के तहत समावेशी शिक्षा तथा छात्रों में ज्ञान, दक्षता, भावों और मूल्यों का विकास करना। दूसरा है सभी विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 में की गई। अब आपको बताना है कि ऊपर जो दो कथन है, इसमें दो कथन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। जो गलत कथन है वो आपको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। और बिल्कुल यहां पर अगर हम बात करें इन दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 से संबंधित जो दो कथन दिए हुए हैं, अलग अलग बहुत सारे छात्रों के उत्तर आ रहे हैं, कोई का ए है, कोई का बी, सी, डी। और इसमें अगर हम बात करें तो जिनका बी उत्तर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बात करें इसमें से पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, पहला बिल्कुल सही है। ये सही है और ये गलत है, तो इसमें से गलत पूछा गया था तो राइट आंसर बी होगा। क्योंकि इसमें जो दूसरा जो कथन दिया हुआ है कि सभी विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय जो छात्रवृत्ति कोष की स्थापना जो है इस नीति में किया गया था, वो गलत है, क्योंकि ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी। राइट आंसर यहां पर जो होगा वो बी होगा। अगला है 72। बजट के कुल व्यय का कम से कम जीडीपी का 6% व्यय शिक्षा पर करने की सिफारिश
किस शिक्षा नीति में की गई थी? ए, बी, सी और डी। अगर याद होगा तो पिछला जो तीसरा सेशन हुआ था उसमें हमने एक आयोग के माध्यम से बताया था कि 6% शिक्षा पर बजट खर्च करने की कोशिश की गई थी। तो वही आपको बाद में फिर आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसको शामिल भी किया गया था, उस सिफारिश को मान लिया गया था। तो आपको बताना है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो शामिल था। और बिल्कुल यहां पर इसका राइट आंसर यहां पर जो होगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 में जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का साल भर का जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन होता है, उसी का जो बाजार मूल्य होता है, जिस मूल्य पर वो बाजार में बिका, उन्हीं सबको जोड़कर निकाला जाता है। ये किसी देश को इंडिकेट करता है, उस देश की आर्थिक मतलब कि बोल सकते हैं राष्ट्रीय आय को संदर्भित करता है। तो उसी का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 में शामिल किया गया था। अगला है 73, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब जो गलत है? पहला है मिड डे मील योजना के कार्यक्रम को माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों तक बढ़ाना। दूसरा है शिक्षकों की भर्ती हेतु शिक्षक प्रवेश परीक्षा अनिवार्य। तीसरा है संघीय सेवाओं के तहत एक भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना करना। और चौथा है संस्थानों के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी करना। है 2016 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। और बिल्कुल यहां पर राइट आंसर जो होगा यहां पर वो डी होगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पहला बिल्कुल सही है। शिक्षकों की भर्ती के लिए भी शिक्षक प्रवेश परीक्षा टीईटी देखिएगा अनिवार्य कर दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर देखिएगा तो बोल दिया है कि अगर आपको शिक्षक बने रहना है या नए शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे तो टीईटी प्राथमिक विद्यालयों के लिए जरूरी है। इसके अलावा आपको 9, 10, 11, 12 ऊपर नेट एग्जाम जो है आपका हायर एजुकेशन के लिए, नेट, सेट, स्लेट, ये सब भी क्वालिफाई करना जरूरी है। यहां तक कि पीएचडी किया हुआ छात्र भी अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है बिना नेट या सेट क्वालिफाई किए हुए, तो अगर उसे एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, उससे ऊंचे पद पर जाना है, तो नेट कम से कम या सेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा उस राज्य का या फिर नेशनल लेवल का। जैसे कि अभी आप जेट क्वालिफाई के बहुत सारे पीएचडी वाले छात्र सोचते हैं कि नहीं मैंने तो पीएचडी कर लिया, अब तो नेट जेट या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर अभी आपका पीएचडी के आधार पर भले ही असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाइएगा, लेकिन अगर जेट क्वालिफाई नहीं है या नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब नियम जारी किया गया था, इसमें लागू किया गया था। संघीय सेवाओं के लिए भी भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए, ये भी सिफारिश थी, लेकिन इस तरह का सिफारिश जो डी में किया गया था वो नहीं था। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करना ऐसा कोई नहीं था इसमें। ए बी सी सही है लेकिन डी गलत है, इसीलिए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? डी होगा। क्लियर है सभी को? अगला है उच्च शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं पर उस पर प्रश्न है। 74, भारत में राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप की शुरुआत कब की गई थी? 1948, 1949, 1952 या फिर 1955 में? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप इसकी शुरुआत जो की गई थी, जो आपके उत्तर आ रहे हैं बहुत सारे छात्रों का बिल्कुल सही है, 1949, राइट आंसर बी। अगला है निम्न में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है? ये इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशन से संबंधित, उनसे प्रश्न एक आता है। सामान्य शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रशिक्षण से जोड़ना, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना,
का उद्देश्य इसमें कौन सा है? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई, और जहां पर भी डाउट है पूछ लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी छात्र क्लासेस में जुड़ सके और अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। और जो भी छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं, विश्वकर्मा पूजा स्पेशल ये कल तक ऑफर है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिनिमम फीस लग रहा है, 40% डिस्काउंट है, महिलाओं के लिए 500 और अतिरिक्त आपको डिस्काउंट मिलेगा जो कल तक है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल योजना है उसके तहत इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो सामान्य शिक्षा है व्यवसायिक शिक्षा से को प्रशिक्षण से जोड़ना, ट्रेनिंग वगैरह उनको उपलब्ध कराना जिससे कि उनमें स्किल का डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि सामान्य शिक्षा सिंपल कोई बीए कर लिया कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई हिस्ट्री से कर लिया, कोई पॉलिटी से कर लिया, कोई इकोनॉमिक्स से कर लिया, क्योंकि उसमें स्किल का डेवलपमेंट नहीं होता है तो नौकरी वगैरह कहां से मिलता है, सही से नहीं मिल पाता है। प्लेन जिसको बोलते हैं प्लेन बीए किया है कोई, प्लेन ए में, इसलिए उनको ट्रेनिंग दिया जाए, व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए ताकि उनको कोई स्किल डेवलप हो सके और उनको रोजगार जो है मिल सके। तो राइट आंसर यहां पर जो है सी होगा। अगला है 76, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, प्रबंधन और परिशिक्षा प्रणाली में सुधार करना। दूसरा, शोध नवाचार और गुणवत्ता में सुधार करना। तीसरा, उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण। और डी है उपरोक्त सभी। उत्तर कमेंट कीजिए फटाफट सभी कोई। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो चलाया गया था उसका कौन सा उद्देश्य इसमें सही है? और बिल्कुल यहां पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा का जो अभियान था, प्रबंधन परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, गुणवत्ता में सुधार करना, व्यवसायीकरण करना शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, ये सब सही है। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। अगला 77, निम्नलिखित में राज्यों के योग्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक रूप से सहायता देने हेतु किस अभियान को शुरू किया गया? उड़ान परियोजना, उन्नत भारत अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और डी है प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता योजना। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। ये सब आपको कुछ नए प्रश्न, क्योंकि ये इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे छात्र इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो नई चीजें आपको मिल रही है नोट करते जाइएगा, एग्जाम के लिए जरूरी है। और जैसे कि यहां पर पूछा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक रूप से सहायता देने का अभियान जो शुरू किया गया था राज्यों के जो हैं, तो ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान के माध्यम से, शिक्षा अभियान के माध्यम से। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो सी होगा। अगला है 78, निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है? ए, बी, सी और डी। विद्यालयों में विद्यार्थियों के जो एडमिशन है उसको बढ़ाने का ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं और इसका सही उत्तर यहां पर होगा वो ए होगा। उच्चतर शिक्षा में बोलिए सर, सर्व शिक्षा अभियान से माध्यम से भी तो प्राथमिक विद्यालयों की बात की जाती है, सर्व शिक्षा अभियान। यहां पर उच्चतर शिक्षा है तो उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चलाया गया था। क्लियर? सर्व शिक्षा अभियान तो ये प्राथमिक विद्यालयों के लिए था। राइट आंसर इसका ए होगा। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतर को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में आधारभूत ज्ञान का प्रयोग करना का संबंध किस योजना का कार्यक्रम से है? उड़ान परियोजना, उन्नत भारत परियोजना अभियान, या ईशान उदय योजना, या फिर ईशान विकास योजना। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। और इसका उत्तर बिल्कुल यहां पर बी होगा, उन्नत भारत अभियान के तहत। अगला प्रश्न है 80, उड़ान परियोजना का संबंध किससे है? 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, 11वीं एवं 12वीं की बालिकाओं के लिए, या स्नातक के विद्यार्थियों के लिए? उड़ान परियोजना आपने कहीं कहीं ने सुना ही होगा, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं और इसका सही उत्तर होगा यहां पर वो सी होगा। ये उड़ान परियोजना जो है ना, स्पेशली जो है
जो इंटरमीडिएट स्तर पर मतलब 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए उड़ान परियोजना जो है प्रारंभ किया गया था, खासकर बालिकाओं के लिए, छात्राओं के लिए। राइट आंसर सी। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न महत्वपूर्ण डिस्कस किए। अप्रोक्स आज भी टोटल जो है, कल 40 प्रश्न हुआ था, आज भी टोटल आपका 40 प्रश्न हुआ। तो आज जितना 40 प्रश्न हुआ उसमें कितने लोगों का जितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किन्हीं का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अंत में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कल भी हम लोग मिलेंगे और बहुत सारे नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के तहत। क्योंकि आप देखिएगा तो 17 से 18 साल बाद एग्जाम हो रहा है। सिलेबस भले ही यूजीसी वाला लागू है, लेकिन इसके पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो जेपीएससी के उन पैटर्न को भी समझना जरूरी है कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। तो हम लोग जो यहाँ पर सेशन चला रहे हैं, नए पुराने और जो नए प्रश्न बन सकते हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो सके। तो किन्हीं का कोई डाउट नहीं है तो चलिए अब लास्ट में क्लासेस की रिगार्डिंग अपडेट कर देते हैं ताकि किसी छात्र का क्लास छूटे ना, तैयारी आपकी संपूर्ण चलती रहे। और अभी जो क्लासेस हैं, जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। 40% तक आपका इसमें डिस्काउंट मिल रहा है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। आप सिर्फ पेपर 2 या पेपर 1 के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली। और महिला अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 500 रुपया अतिरिक्त जो है उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। एडमिशन कैसे लेना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप पर अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर जो है भेज दीजिए, आपको सारा डिटेल भेज दिया जाएगा। पेमेंट मोड और पेमेंट कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन जो स्वरूप लर्निंग ऐप है इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी आप एडमिशन अपना ले सकते हैं। स्टोर में जाकर डायरेक्ट कोर्सेज परचेज कर लीजिए। आज स्पेशल, आज और ये कल स्पेशल ऑफर है इस विश्वकर्मा पूजा का। और जो छात्र सिर्फ पेपर 1 लेना चाहता है, उसमें चाहे जो फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल हो, उनके लिए दोनों के लिए आपका जो 5000 फीस था उसको लेस करके 50% डिस्काउंट के साथ आपको 2999 में दिया जाएगा, 2499 में। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा और भी आप परीक्षाओं के लिए माध्यमिक आचार्य, जो आपका पीजी और बीएड के आधार पर जो छात्र फॉर्म भरे हैं, माध्यमिक आचार्य, सहायक आचार्य, टेट के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीजीएल टेक्निकल और बीओ के लिए भी क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर सभी को? निर्मला का एक प्रश्न, सर मेरा साहित्य स्थानीय निवास 2018 है तो जेट के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी में? हम बिल्कुल कर सकते हैं। 18 का है तो मान नहीं रहेगा ही। ओके, वेलकम है आप सभी का, वेलकम है आप सभी का आज के लाइव सेशन में। सभी छात्र इसी तरह लाइव में जुड़े रहिए और आपको कैसा सेशन लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं कल और नए टॉपिक और नए प्रश्न को लेकर। सब कोई अपना सेल्फ स्टडी कीजिए या फिर हमारे संस्थान में जुड़कर, लेकिन स्टडी करना मत छोड़िएगा, क्योंकि ये मौका मिला है कितने वर्षों बाद, फिर अब दोबारा कब मौका मिलेगा किसी को पता नहीं है। इस बार अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि 6% ही रिजल्ट इस बार होगा, तो कंपटीशन तगड़ा रहेगा, तैयारी अच्छे से करना है। थैंक यू एंड गुड नाइट। वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा।